दोस्तों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यही कहावत इस्तेमाल होती है भ्रष्टाचार में। अकेला व्यक्ति भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दे सकता, और खासकर जब भ्रष्टाचार शराब घोटाले जितना बड़ा हो तो उसमें कई किरदार होते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने अक्सर ये कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कम से कम 20 प्लस माइनस 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। कारण बहुत सिंपल है। जिसने आदेश दिए वो व्यक्ति, जिसने उस आदेश को एग्जीक्यूशन करने का प्रयास किया वो व्यक्ति, जिसने उसको ग्राउंड पे उतारा वो व्यक्ति, और जिसने उसको रेसिप्रोकेट किया वो व्यक्ति। और ये व्यक्ति छोटे नहीं होंगे, ये बड़े व्यक्ति होंगे। और जब बड़े व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, उनके चैनल्स होते हैं, उनके राजदार होते हैं, और वो लोग उनके इशारों पे काम करते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। कोई भी काम अगर गैर कानूनी है तो वो आसानी से सीधे तरीके से नहीं किया जाता है। इस बात को हमें समझना होगा। अब ये कौन किरदार है और कैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, अब ईडी का फोकस किधर है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, जब शराब घोटाले की बात आई तब इस बात को आप समझिए कि शराब घोटाला क्यों हुआ। क्योंकि उसकी पॉलिसी बदल के कुछ लोगों को मुनाफा देना था और बदले में उस मुनाफे का हिस्सा लेना था। ये एक छोटी सी रणनीति थी, लेकिन इसको अब एग्जीक्यूट कैसे करूं? सबसे पहले तो उसका मास्टरमाइंड कौन है ये जानना जरूरी है। लेकिन मास्टरमाइंड हमेशा लास्ट में पकड़ा जाता है, चाहे वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं पे भी भ्रष्टाचार के कारनामे हो। अक्सर जो मास्टरमाइंड होता है वो पर्दे के पीछे होता है, स्मोक स्क्रीन होती है। वो ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे आप आसानी से शक नहीं कर सकते या जिस पे आप संदेह नहीं कर सकते। लेकिन घोटाला तो हुआ है। घोटाला किस लिए हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब आपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको 5% से बढ़ाकर 12% किया, जो 7% का एडिशनल प्रॉफिट था उसका क्या लॉजिक था, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। दूसरी बात, जिन लोगों ने इस 7% का फायदा उठाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के जब केस की सुनवाई हो रही थी उस समय उसका नंबर दिया था 338 करोड़। अब सवाल इस बात का है कि 338 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ वो किस लिए हुआ? क्या वो एक आदमी अपनी जेब में डाल लेगा या उसके कई पार्टनर होंगे? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। मेरे हिसाब से इसमें 3 पार्टनर हैं। एक वो ग्रुप जिसने पूरे घटनाक्रम के लिए पैसा दिया, उनका जो कोऑर्डिनेटर होगा या पूरा जो गैंग वहां काम करता होगा, उसमें जिन लोगों ने रिस्क लिया होगा इस पूरी घटना के लिए, एक हिस्सा उनका होगा। एक हिस्सा उस व्यापारी वर्ग का होगा जिसको चैनल के रूप में यूटिलाइज किया गया होगा। और तीसरा हिस्सा जो है वो उन लोगों का होगा जिन्होंने वो पॉलिसी बनाई। अब आप 338 करोड़ को 3 भागों में बांटिए तो अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए 3 लोगों के या 3 ग्रुप के खाते में आता है, सिर्फ अगर हम एक्साइज पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट का जो आंकड़ा है उस पर ध्यान दें तो। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ मिले, इस बात की चर्चा है। इसी तरह से व्यापारी वर्ग ने करीब 100 करोड़ के आसपास कमाया होगा, और जो साउथ लॉबी है उसने भी करीब 100 करोड़ के आसपास कमाया होगा। देने वाले भी इन्हीं में से। अब सवाल इस बात का है कि अब ईडी क्या कर रही है। ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि एक्साइज पॉलिसी में
जो टैक्स रेट था या मार्जिन्स था वो बदला गया। जब मार्जिन्स बदले गए, प्रॉफिट बढ़ा, तो कहा गया, एक बात बार बार ये कही जा रही है कि वो गोवा इलेक्शन में गया। अब सवाल इस बात का है जिसको लेके कोर्ट चिंतित है कि मनी ट्रेल क्यों नहीं स्टैब्लिश हो रही। दिया किसने ये पता लग गया, किसने किसको कहां दिया ये पता लग गया, कौन कौन लोग देने वाले थे ये पता लग गया। मतलब पूरे सर्कल में आधा सर्कल शायद ईडी ने पूरी तरह से उसको स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा या सेकंड हाफ ऑफ सर्कल ये है कि पैसा गया किधर। अब पैसा गया किधर, एक बात बहुत क्लियर आ रही है कि ये गोवा इलेक्शन में लगा। इसका मतलब यह है कि अब ईडी ने तलाश शुरू करी है गोवा इलेक्शन में मनी ट्रेल स्टैब्लिश करने की। अब कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल एविडेंस के रूप में सामने हैं। उदाहरण के लिए, जिस होटल में केजरीवाल और उनकी टीम ठहरी थी जब वहां गोवा में रैली हुई थी, इंसिडेंटली उन दिनों मैं भी उसी होटल में था। मैं किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गया था और जिस तरह से वहां पे आम आदमी के पार्टी के नेताओं ने जो तमाशे किए थे वो होटल का स्टाफ आपको बता देगा। और वो एक ताज ग्रुप का होटल था। दूसरा मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है जिसको हमें समझना होगा वो ये कि जब गोवा में खर्चा हुआ तो वेंडर्स होंगे, किसी ने सामान सप्लाई किया होगा, किसी ने टेंट सप्लाई किए होंगे, किसी ने प्रिंटिंग का चार्ज लिया होगा, किसी ने गाड़ियां सप्लाई की होंगी वगैरह वगैरह, किसी ने होटल की बुकिंग की होगी, किसी ने होटल के पैसे दिए होंगे। सबसे पहले ईडी ने उन लोगों को पूछा होगा कि ये पैसा आपने क्यों दिया और आपको पेमेंट किसने किया। उन लोगों ने बताया होगा कि साहब हमें इन लोगों ने पेमेंट किया। ईडी फिर वहां तक गई होगी कि आपने जो पेमेंट करी वो किस आधार पे करी, आपका इस पूरे घटनाक्रम से क्या लेना देना। उनके जवाब लेने के बाद तब ईडी ने कहा होगा कि भाई ये तो सर्विस प्रोवाइडर है, इनको तो जो ऑर्डर देगा ये एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इनको ऑर्डर किसने दिए। और वहां से फिर तफ्तीश शुरू होती है कि गोवा में जो आम आदमी पार्टी के ऑफिस बियरर हैं, जिन्होंने आदेश दिए होंगे रैली के इंतजाम के, टेंटों के इंतजाम के, व्हीकल्स के, प्रिंटिंग के वगैरह वगैरह, उनको बुला के पूछा जाएगा और पूछा गया है कि आपने क्या ये सब किया और इसका पेमेंट कैसे हुआ। तो बहुत सारी जगह पे ये समझ में आया होगा कि साहब पैसा दिल्ली हेड ऑफिस से आया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली में किससे आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये बात तो आप मान के चलिए कि जो चीफ मिनिस्टर कागज पे साइन नहीं करता, कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखता, क्या वो इस तरह के इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट देगा? मुझे नहीं लगता। इसका मतलब केजरीवाल ने जो भी आदेश दिए होंगे वो किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से दिए होंगे। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो पार्टी के ऑफिस बियरर होंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होंगे ताकि लोकल नेता उनकी बात सुने, और दूसरे वो लोग जो मनी मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे बात आती है विजय नायर की, जो शायद मनी मैनेज कर रहा था कि पैसा कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कौन मैनेज करेगा। और इसी तरह से आम आदमी के कुछ पदाधिकारी जो दिल्ली में बैठे हैं, केजरीवाल के आसपास और खास लोग होंगे, उन्होंने आदेश दिए होंगे कि आपको इतने पोस्टर यहाँ ऐसे छपवाने हैं। उन पोस्टर्स की अप्रूवल दिल्ली में हुई होगी और ये भी बताया होगा कितने पोस्टर कहाँ कैसे कितने पैसे में छपेंगे, और उसका पैसा दिल्ली का जो हेड ऑफिस है वो मैनेज करेगा। ये बातें जब पहुंची होंगी तो आपको याद होगा ईडी ने थोड़े दिन पहले गोवा से आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको बुला के पूछताछ करी। निश्चित रूप से उस घटनाक्रम में उन लोगों ने बताया होगा कि दिल्ली में उनका कौन कॉन्टैक्ट पर्सन था जो उनको आदेश दे रहा था। और आज जिन लोगों को ईडी ने बुलाया है वो शायद वो लोग हैं जो केजरीवाल के बिहाफ पे पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। एक उनके निजी सचिव और एक उनके खास
पार्टी के सीनियर नेता दुर्गेश पाठक और वैभव, इन लोगों ने केजरीवाल के बिहाफ पे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। क्योंकि ये केजरीवाल के काफी करीब हैं तो पार्टी में इनकी सुनी भी जाती हो। आज ईडी ने जब सारे तथ्य गोवा के इकट्ठे कर लिए तब इन दोनों को बुलाया कि अब आप अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट करिए। और अगर इन्होंने साफ साफ उन बातों की हामी भर दी होगी तो अब ये मान के चलिए कि जो केजरीवाल के पास जो आसपास करीबी नेटवर्क है वो बहुत क्लियर है कि ये लोग थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा होगा कि आपने क्या इस बात की सूचना केजरीवाल को दी या केजरीवाल ने आपको कुछ आदेश दिए, किसके कहने पे, किसके सिग्नेचर करा के, किसके ऑथराइजेशन से आपने पैसा भेजा। अब इन लोगों को अगर जेल नहीं जाना है क्योंकि ये भी उस मनी ट्रेल का हिस्सा बनेंगे, अगर इन लोगों को अगर जेल नहीं जाना है तो इनको ईमानदारी से सच बोलना होगा। और शायद उम्मीद ये है कि इन्होंने सच बोल दिया होगा क्योंकि ये देख चुके हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रियायत नहीं दे रहे हैं, बाकी जगह पे भी आम आदमी पार्टियों को के नेताओं को रियायत नहीं मिल रही है तो इनके साथ भी मुश्किलें बढ़ सकती। तो मुझे लगता है कि सद्बुद्धि इनको आ गई होगी और इन्होंने सच सच बता दिया। लेकिन अब इस बात से आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि ये सारी फाइलें और जवाब बना के अब ईडी एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल से पूछेगी कि क्या ये आपने आदेश दिए, हमें ये बताया गया। अगर वो ये बोलेंगे कि नहीं हमें आदेश नहीं दिए गए तो हो सकता है कि ईडी दोबारा इनको बुलाए और कन्फ्रंट कराए या वीडियो रिकॉर्डिंग में सुनाए कि देखिए आपके बारे में क्या बोला गया। उसके बाद जो केजरीवाल का रिएक्शन होगा उससे ईडी डिसाइड करेगी कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होंगे और आम आदमी पार्टी जो बेनिफिशियरी है इस प्रोसीड ऑफ क्राइम की उसके लिए क्या कार्रवाई करनी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अभी जो घटनाक्रम चल रहा है वो चल रहा है मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करने के लिए। और मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको केजरीवाल के आसपास के लोग और जिन लोगों ने फंड मैनेजमेंट किया वो और जिन्होंने उस फंड का यूटिलाइजेशन किया वो सब लोग एक कड़ी में पिरोए जाएंगे। और जब वो एक लहर में या एक माला के रूप में पिरोए जाएंगे, एक से दूसरे का कनेक्शन होगा तो वो मनी ट्रेल स्टैब्लिश होगा। अब सवाल इस बात का है कि दोस्तों क्या पूरा पैसा जो 100 करोड़ था क्या वो गोवा गया होगा? अब जब ये स्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर ये भी जानना जरूरी होगा कि बाकी पैसा कहाँ गया। हो सकता है कि उसके राज केजरीवाल के मोबाइल फोन में छुपे हों जिसके कारण वो उनके पासवर्ड नहीं दे रहा। अब देखना यह है कि क्या ईडी इस पूरी जांच की जानकारी कोर्ट ले जाके केजरीवाल की बेल की जो एप्लीकेशन है उसके अगेंस्ट या उसके विरोध में क्या इन पूरी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एविडेंस पेश करेगा, या अभी ईडी के पास और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जांच होनी जरूरी है। क्योंकि अब मुद्दा आएगा कि क्या केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना जाएगा, क्योंकि इस क्राइम का जो बेनिफिशियरी है वो तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। और इस स्थिति में पॉलिटिकल पार्टी पे क्या कार्रवाई हो सकती है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार के पैसे से पनप रही हो। अब ये बात इलेक्शन कमीशन को और भारत के न्यायालयों में लड़ी जाएगी। दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या पूरा पैसा जो साउथ ग्रुप ने दिया क्या वो सारा इलेक्शन में लगा, या कुछ पैसा अभी बचा हुआ है और जिसका रहस्य केजरीवाल साहब जानते हैं, शायद इसीलिए पासवर्ड नहीं दे रहे? आपको क्या लगता है दोस्तों, बचा हुआ पैसा कहाँ गया? क्योंकि मनी ट्रेल तो स्टेब्लिश हो जाएगी तो गोवा में पैसा लगा ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, लेकिन बचा हुआ पैसा कहाँ गया? ईडी वहां तक कैसे पहुंचे, किन बातों का ध्यान रखे? अगर आपके पास कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब जो घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलेगा उस पर हम निगाहें बना रखेंगे।
आप भी अपना सहयोग देते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और अपने इनपुट देते रहेंगे, ताकि हम इस पूरी चर्चा को और लॉजिकल बना सकें। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।